नमस्कार मित्रों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, यह जो हमारी सीरीज है इसमें हमने जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला जो प्रश्न है यह क्या है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, एवं ट्रेविनेरस जर्मनी के। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, उसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा है एपीकल्चर, एवी नहीं होगा यहाँ पे, एपीकल्चर हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन और सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। यानी जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किसके काल में हुआ था? अरस्तु के काल में हुआ था। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। तो अरस्तु ने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आप ये याद रखिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम लोग देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों के वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया। तो यह पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया? दो समूहों में। कौन कौन से? जंतु समूह और वनस्पति समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कैरोलस लिनियस की है। संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। तो किसने, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो यह कैरोलस लिनियस की। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया? तो दो जगत में, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। तो पूछा जा सकता है कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव किसके वर्गीकरण से पड़ी? तो लिनियस के वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी लिनियस ने, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, इसीलिए जो कैरोलस लिनियस हैं उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो यह है कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। तो ये 5 जगत कौन कौन से हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? व्हिटकर ने किया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कब किया था? 1969 में किया था। इनके अनुसार समस्त जीवों का निम्नलिखित 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 5 जगत हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी,
फंजाई, कवक और जंतु एनिमेलिया। ये 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि जो मोनेरा है इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। तो मोनेरा में क्या क्या आता है? जितने प्रोकैरियोटिक जीव हैं अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और जो तंतुमय जीवाणु हैं ये सब मोनेरा में आते हैं। अगला जगत हमारा जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखते हैं कि इस जगत में विविध प्रकार के एक कोश की प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। यानी इसमें एक कोश की और जितने जलीय यूकैरियोटिक जीव हैं इनको प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण है इसका यूग्लिना। यह 2 प्रकार की, जो यूग्लिना है 2 प्रकार की जीवन पद्धति को प्रदर्शित करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसे जंतु जगत और पादप जगत की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। यानी इसमें जंतु के भी लक्षण होते हैं और पादप के भी लक्षण होते हैं, इसलिए यूग्लिना को जंतु जगत और पादप जगत की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। यूग्लिना ही एक ऐसा जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह सनलाइट से रिएक्शन करके यानी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना स्वयं बना सकता है और ऐसा कोई जीव नहीं कर सकता है। तो देखिए इसमें यूग्लिना में यह पादप का लक्षण पाया जा रहा है। ठीक है, बाकी और अन्य जो लक्षण हैं जीवों के हैं, इसलिए इसमें पादप और जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप और जंतु जगत की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अगला है हमारा पादप जगत। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोश की प्रकाश संश्लेषक उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। इसमें शैवाल, मांस, पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे इसी जगत के अंग हैं। अगला जगत है हमारा कवक जगत। इस जगत में वह यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। इसके सभी इतरपोषी होते हैं। इसके जो सभी जीव होते हैं इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक, ये इम्पॉर्टेंट है, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अगला है जंतु जगत। इस जगत में सभी बहुकोशिकी जंतु, संभोजी, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। उदाहरण है इसका हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीम, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी आदि सब जंतु जगत में आते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। यानी वर्गीकरण की बेसिक यूनिट क्या है? जाति है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में इस पद्धति को प्रचलित किया। किस पद्धति को? द्विनाम पद्धति को। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने इसका प्रतिपादन कब किया था? 1753 ईस्वी में किया था। आप इसको अच्छे से याद रखिए। लिनियस को वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जो है वह जाति होता है। वंश तथा जाति नाम के बाद उस वर्ग की विद यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस लिन, यानी होमो जाति हो गई, सेपियंस वंश हो गया और लिन मतलब लिनियस वैज्ञानिक हो गए जिन्होंने सर्वप्रथम इस प्रकार की प्रणाली को बताया।
जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। अब यहाँ पे कुछ हम जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। मेढक का रहना टिग्रीना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियारिस, गाय का बोस इंडिसेस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, धान का ओराइजा सटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का पाइजम सटाइवम, चना का सीसर एरेटिनम, सीसर एरेटिनम, सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। अब हम लोग देख लेते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में कि कोशिका विज्ञान क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जीवद्रव्य के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा 1839 में किया गया था। तो जीवद्रव्य का नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा। कब किया गया था? 1839 ईस्वी में किया गया था। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा, यानी जीव की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं इसी जीवद्रव्य के द्वारा ही संचालित होती हैं। इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार पूछा जाता है कि किस को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? तो जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। पहला है कोशिका द्रव्य, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। जीवद्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है। जीवद्रव्य का 99% भाग किन 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है? ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवद्रव्य में 80% भाग जल होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है 81:19 होता है। तो अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का अनुपात 81:19 होता है जीवद्रव्य में। अब हम लोग कोशिका के बारे में देखते हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। कब? 1838-39 में। आगे हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या क्या हैं? पहला है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। अगला है कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर होता है। अब यहाँ पे हम कोशिका के प्रकार के बारे में देखेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रोटीन की कमी होती है? हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है। किस प्रोटीन की कमी के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमैटिन नहीं बन पाता? हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन। अगला प्रश्न है केंद्रक नाम का कोई विकसित कोशिकांग किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है।
जीवाणु और नील हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिका होती है? इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला है कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। अगला है जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? पेप्टोग्लाइकन। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। तारक काय की खोज किसने की? बोवेरी। तारक काय की खोज बोवेरी ने की थी। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। याद रखिए, जो तारक काय होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय में सेंट्रियोल होता है। समसूत्री विभाजन के समय जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल से ही ध्रुव का निर्माण होता है, यानी उसमें जो पोल होते हैं पोल का निर्माण सेंट्रियोल से ही होता है। अगला है अंतःप्रदब्बी जालिका में यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जीई पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। 1958 में रॉबर्ट ने राइबोसोम का नामकरण किया। तो राइबोसोम का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट ने। कब? 1958 में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला है दोस्तों, स्तनी के आरबीसी में जितने मैमल्स हैं, स्तनी के आरबीसी में राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। ये याद रखिए, आरबीसी द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए आरबीसी द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, खोज तो अल्टमैन ने की थी लेकिन इसका नामकरण बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर, ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, कि इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक। डीएनए केंद्रक के अलावा, डीएनए जो होता है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, इसको याद रखिए। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी जो इटली के थे ने की थी। गाल्जी काय को कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो गाल्जी काय को कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका प्रमुख कार्य, लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम, इम्पॉर्टेंट है कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखिए कि जितने मैमल हैं उनके जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक एवं वर्णी लवक। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। पत्तियों का रंग पीला, जो पत्तियां होती हैं जो पीले रंग की हो जाती हैं, पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवर्णी लवक जड़ों में, भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। वर्णी लवक पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्त, बीज आदि में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है टमाटर में लाइकोपेन, टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपेन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन नामक वर्णिलवक पाया जाता है। रसधानी यानी वैक्यूल कोशिका की निर्जीव रचना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यानी जो वैक्यूल्स है ये एक निर्जीव रचना है, बाकी सभी सजीव हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, ये याद रखिए। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है। गुणसूत्रों को वंशागत का वाहक कहा जाता है। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध और साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं, ये याद रखना है। यानी एडेनिन और थायमिन ए और थायमिन की डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमें याद रखना है। 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इसके लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। और 1962 में इसी कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। डीएनए का कार्य सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करना है। डीएनए का कार्य क्या है? सभी आनुवंशिक जो क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करना। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। तो ये आप लोग याद रखिए। तो आज हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो बहुत ही उपयोगी हैं। हमारी जीव विज्ञान की श्रृंखला चल रही है। जीव विज्ञान की हमारी पहली श्रृंखला है। आप लोग इस तरह से देखिए और हम आगे इसी तरह की श्रृंखला जीव विज्ञान के लिए आएंगे। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे इस श्रृंखला के अलावा से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, अगर हमारी यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।